everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो आप में से ही एक स्टूडेंट ने जिसके बारे में पूछा था, तो वो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको अब से जो भी वीडियोस आएंगी, हर एक वीडियो के जो नोट्स होंगे वो नोट्स मैं लिंक के थ्रू आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। आप उस लिंक पे जाके उन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली रीड कर सकते हैं। आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या इससे फ़ायदा है, वो ये फ़ायदा है कि आप वीडियो ढंग से देखेंगे। क्या होता है, हम मोस्टली नोट्स बनाने के चक्कर में वीडियो नहीं देखते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट्स, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपको इजीली याद रहें, आप उन्हें समझ सकें। अगर आप उन्हें ढंग से समझेंगे तभी वो चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वीडियो ढंग से पूरी देखनी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप नोट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। वो शॉर्ट नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा कुछ पैराग्राफ लिख दिया है मैंने। जैसे मैं अपने नोट्स बनाती हूँ मैंने वैसे बनाए हैं। कोशिश करिए कि इजी टू इजी फॉर्म में आप सबके साथ शेयर कर सकूं और इजीली आप उन्हें ग्रैस्प कर सको। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उन्हें पढ़ने में, और मेरी राइटिंग इतनी बुरी भी नहीं है कि आपको पढ़ने में ज्यादा कुछ दिक्कत आए। दूसरी चीज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अब से हर दिन मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाला करूंगी जिसमें नेट का कोई एक क्वेश्चन हुआ करेगा। आपको प्लीज रोज वो कम्युनिटी पोस्ट देखनी है। उनमें जितने भी क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे वो क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताने हैं। अगर किसी का भी गलत आंसर होगा तो मैं उसे कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में उस क्वेश्चन का आंसर शेयर करने की कोशिश करूंगी। आप इसके अलावा मुझे अगर वो आंसर लिख के भेजना चाहते हैं कंप्लीट फॉर्मेट में, मतलब कि अगर आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं बताना है कि हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, इतना नहीं बताना है, पूरा सॉल्व करके दिखाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन करी हुई है, आप उसमें जाके वो अटैचमेंट अटैच करके मुझे भेज सकते हैं। मैं उसका जल्दी से जल्दी रिवर्ट करने की कोशिश करूंगी। और अब से हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके पास आने वाली हैं। जो भी आपका इस 1 मंथ में लॉस हुआ है, जो आपको मैं बहुत सारे टॉपिक्स करवा नहीं पाई हूँ, तो उन सब के लिए सॉरी। मैं अब से सारी वीडियोस ढंग से बनाने की कोशिश करूंगी। आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके कमेंट सेक्शन में इतने सारे टॉपिक्स मुझे मिले हैं कि इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए, वो जल्दी जल्दी आने वाली हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बायोकेमिस्ट्री हम डिस्कस करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज सेकेराइड्स। सेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली शुगर्स होती हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट्स यानी जिनके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड ऑक्सीजन होगा, CHO, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक चीज जो बोली जाती है वो ये कि ये मोस्ट अबंडेंट बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंट है, बहुत सारी जगह आपको मिलेंगे, सेल्यूलोज की फॉर्म में, काइटिन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा टेबल शुगर जो सुक्रोज होती है उसकी फॉर्म में। तो बहुत सारी जगह कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये कि अगर हम इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो इन्हें बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या है, कीटोन या एल्डिहाइड होते हैं ये, जिनके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी टर्म हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला देखो, जिसे एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, तो इसको लिखा जाता है CH2ON।
ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो जितने ज्यादा कार्बन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स है वो आप एन की जगह पुट कर सकते हो और उससे इस पूरे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज देन देयर आर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? CN हो जाएगा यानी C6, H2N हो जाएगा यानी 12 एंड O हो जाएगा 6। तो हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्लियर इतनी बात? अब नेक्स्ट चीज, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कस करें तो यहाँ कुछ टर्म यूज होती हैं जिन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी टर्म यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसे रोटेट करने की एबिलिटी। ठीक है, तो कोई सब्सटेंस अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो भी उसकी साइड आ रही है उसे वो इजीली रोटेट कर सकता है, किसी और डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दूसरी चीज जो टर्म यहाँ यूज होती है वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है, आइसोमर्स पता है आपको, जिनका क्या होता है? फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है बट क्या है? कॉन्फ़िगरेशन अलग है। कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। जैसे कि हम डी और एल फॉर्म्स के बारे में बोलते हैं। डी और एल फॉर्म्स पता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी जो फॉर्म्स होती हैं, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली इज द प्रॉपर्टी वेयर द फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज सेम फॉर अ सब्सटेंस बट इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डी और एल। डी और एल मेनली होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेसिस पे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेसिस पे। सॉरी, उल्टा बना दिया, एंटी इज दिस वन। समझ आया? तो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डी या एल फॉर्म्स हो सकती हैं। क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स कितनी होती हैं। दीज फॉर्म्स आर बेसिकली इन दी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो भी होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, दीज कैन बी ओपन चेन। ओपन चेन फॉर्म हो सकती है। दिस कैन बी हेमी एसिटल। हेमी एसिटल फॉर्म हो सकती है या फिर हॉवर्थ फॉर्म भी हो सकती है। हॉवर्थ फॉर्म। अब इनमें क्या फर्क होता है? आपको एग्जैक्ट इनका पूरा ये याद नहीं रखना है, कितने कार्बन्स हैं, कितना क्या है, ये याद नहीं रखना है। आपको स्ट्रक्चरली पता होना चाहिए कि कैसी कैसी फॉर्म्स होती हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपन चेन फॉर्म देन देयर वुड बी अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन्स। कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी और उनके साथ OH या H ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। क्लियर है? समझ आई ये वाली चीज? यहाँ पे मान लो हम एल्डिहाइड बना देते हैं, CHO ग्रुप। क्लियर है? तो इस टाइप की फॉर्म हो सकती है, इसे बोलते हैं ओपन चेन फॉर्म। जब क्या होता है कि यहाँ पे जो एक कार्बन है वो कार्बन O के साथ बॉन्ड बना देता है यहाँ किसी कार्बन से। जैसे कि मैं यहाँ स्ट्रक्चरली आपको मेंशन करूं तो इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, यहाँ मान लो CH2OH ग्रुप है, यहाँ H है, HOH। ठीक है, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है इस वाले कार्बन के साथ, ये कार्बन हैं बीच में। क्लियर है? तो इस टाइप की जो फॉर्म बनेगी उसे बोलेंगे हेमी एसिटल, क्योंकि वो आधा साइक्लिक फॉर्म है। क्लियर है? पूरा साइकिल नहीं बना है बट हाफ साइक्लिक फॉर्म आपको मिल रही है तो उसे हेमी एसिटल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो बेसिक क्लैरिटी के लिए बनाया, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है तो उसकी डिटेल में ना जाइएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हेमी एसिटल फॉर्म में जो होता है फर्स्ट कार्बन जो है वो हमेशा फिफ्थ कार्बन के साथ के OH ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। क्लियर है? बट यहाँ फिफ्थ नहीं बन रहा है वो। ठीक है, तो ये इन जनरल आपको सिर्फ समझाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर हम हॉवर्थ फॉर्म की बात करें तो इसका होता है साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, मान लो हेक्सोज शुगर है, ग्लूकोज मान लेते हैं, तो इस टाइप की फॉर्म बनेगी जिसके साथ OH H यहाँ अटैच्ड होंगे। ठीक है, और CH2OH भी अटैच्ड है।
ये रहा OH, यहाँ OH है, यहाँ OH है और यहाँ OH है। तो इस टाइप की साइक्लिक फॉर्म जो बनती है उसे हॉवर्थ फॉर्म बोलते हैं। क्लियर हुई? स्ट्रक्चरल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स की कैसी होती हैं, तो ये बेसिक चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और टर्म जिसे बोला जाता है एपिमर्स। तो एपिमर्स नाम की टर्म भी आपने सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एपिमर्स आर बेसिकली दी शुगर्स दैट डिफर ओनली बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट अ सिंगल कार्बन। एक सिंगल कार्बन जो है उसके स्ट्रक्चर में, उसके साथ जो चीजें जुड़ी हैं उस फॉर्मेट में डिफर करते हैं कुछ शुगर्स, तो उन्हें एपिमर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डी ग्लूकोज की, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज की, और डी मेनोज शुगर की बात करें, तो ये दोनों जो हैं एपिमर्स हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ सिर्फ सेकंड कार्बन डिफर करता है, बाकी सब कार्बन्स की ओरिएंटेशन सेम है। क्लियर है? सेकंड कार्बन में कुछ डिफरेंस है, HOH किस पोजीशन में, किस फॉर्मेट में है, वो चीज डिफरेंट है दोनों में, बाकी सब कार्बन्स पे सारी चीजें सेम है। तो सिंगल कार्बन पे अगर दो शुगर्स डिफर करेंगी तो उसे एपिमर्स बोलेंगे। Is this clear to all of you? Now we would be discussing about one more term, that is invert sugar. ये भी आपने टर्म सुनी होगी, ये होता क्या है? तो इन्वर्ट शुगर और सुक्रोज में क्या डिफरेंस होता है? हम मोस्टली सोचते हैं कि इन्वर्टोज जिसे बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, वो सुक्रोज होती है, बट ऐसा नहीं है। जैसे सुक्रोज को हम बोलते हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बनी होती है, वैसे ही इन्वर्ट शुगर जो होती है ये भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनी होती है, बट देयर इज एन इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इक्वी मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे किस चीज के? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के। तो इसीलिए इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर हम टर्म यहां यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे जरूरी नहीं है सुक्रोज में हमेशा मॉलिक्यूल्स इक्वल हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हो, क्योंकि एंड्स पे कौन सी शुगर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर शुगर के। बट इन्वर्ट शुगर ऐसी शुगर है जिसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होती है, याद रखना है आपको, जो कि कहाँ होती हैं? जो कि आपको सुक्रोज में भी मिलती हैं। इज दिस क्लियर? चलो ये चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। अब हमें क्या चीज और डिस्कस करनी है, तो उसके लिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। लेट अस टेक ग्रीन कलर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं। तो ये बहुत इजी सी चीज है, आपको पता होगा कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। बताओ भाई। अच्छा नहीं पता है, मैं अकेले ही बोलूं? चलो, तो मोनोसेकेराइड्स होती हैं, इसके अलावा ओलिगोसेकेराइड्स होती हैं, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स होती हैं। यहाँ तो आप बोल भी नहीं सकते, कोई बात नहीं, आएगा वो दिन भी। चलो, तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स क्या बताए मैंने आपको? मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, 3 टाइप्स बताए। ठीक है, अब तीनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है? मोनोसेकेराइड में सिंगल शुगर होती है, ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 शुगर्स होती हैं, पॉलीसेकेराइड में मोर देन 10 शुगर्स होती हैं। 10 और मोर देन 10 बोला जाता है, तो इक्वल टू भी लिख देते हैं। 10 और मोर देन 10 शुगर्स आर प्रेजेंट, देन देयर वुड बी पॉलीसेकेराइड। क्लियर इतनी चीज? अब क्या है कि सिंगल शुगर, अब ये जो सिंगल शुगर है, यहाँ शुगर की फॉर्म में बोल रही हूं मैं, ये डिफरेंस, नंबर ऑफ शुगर्स, नंबर ऑफ शुगर्स, क्लियर है? 1 2 to 10 या 10 और मोर देन 10। अब नंबर ऑफ शुगर्स के अकॉर्डिंग अगर हम मोनोसेकेराइड की बात करें तो एक ही शुगर है। अब ये शुगर जो है इसमें कितने कार्बन है, तो कार्बन की फॉर्म में भी यहाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जा सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम मोनोसेकेराइड की बात करें तो देयर कैन बी 3 कार्बन्स, 4 कार्बन्स, 5 कार्बन्स, 6 कार्बन्स, ऐसे कुछ भी, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स हो सकते हैं। अगर 3 की बात करें तो उसे ट्रायोज बोलते हैं, टर्म सुनी होंगी आपने, नहीं पता है तो आप जान लो। ट्रायोज, टेट्रोज, ट्राई टेट्रा टर्म्स किस लिए यूज करते हैं? 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंटोज टर्म, पेंट मतलब 5, 6
कार्बन्स के लिए हम यूज करते हैं हेक्सोज। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ मोनोसेकेराइड में ये टर्म्स भी यहाँ यूज की जा सकती हैं। अब क्या होता है कि मोनोसेकेराइड में क्योंकि एक सिंगल शुगर ही है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। मोनोसेकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल शुगर है वो, और कितना ब्रेक होगी, और कोई सिंपलेस्ट शुगर नहीं बना सकती, वो खुद से सिंपल है। वो सिर्फ ब्रेक होगी तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, ठीक है। बट ओलिगोसेकेराइड्स जो होती हैं इनके अंदर क्या होता है, 2 से 10 शुगर्स हैं। अब दीज शुगर्स कैन डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओलिगोसेकेराइड के टूटने से हमेशा मोनोसेकेराइड बनती है। क्लियर है? अगर 10 शुगर्स हैं, मान लो ये 3 शुगर्स हैं, 3 ही लगा लेते हैं, तो ये टूटेंगे यहाँ से तो कितनी आपको मिलेंगी, 3 शुगर्स अलग अलग मिल जाएंगी, सिंगल सिंगल शुगर्स। तो दीज आर 3 मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। क्लियर है? तो ऑलिगोसेकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस हो सकता है एंड दे विल फॉर्म मोनोसेकेराइड्स, बट मोनोसेकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो इनका भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है, 10 से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ मैं गिन नहीं रही हूँ कितने हैं, मान लो ये 10 है। तो ये सब जो है ये आपस में बीच में से टूट जाएंगे और बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स बना सकते हैं। बट देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कहीं कि यहाँ से टूटे, यहाँ से टूटे तो एक बड़ा सा ऑलिगोसेकेराइड बन जाए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द hydrolysis of polysaccharides can produce oligosaccharides और monosaccharides। क्लियर है इतनी चीज? अब एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, वो है एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल लेके मोनोसेकेराइड खत्म कर देते हैं, फिर इन्हें थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दोनों को, क्योंकि ये थोड़े लंबे हैं। मोनोसेकेराइड्स की अगर हम एग्जाम्पल लें तो देयर इज राइबोज शुगर, सुना होगा। राइबोज कहाँ प्रेजेंट होती है, आरएनए में। राइबोज शुगर इज अ 5 कार्बन शुगर, इट इज अ पेंटोज शुगर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ग्लूकोज की बात करो तो ग्लूकोज क्या होती है, हेक्सोज होती है, 6 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रक्टोज जिसे फ्रूट शुगर बोलते हैं, तो फ्रक्टोज जो होती है वो भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। क्लियर है? तो मोनोसेकेराइड के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। अब हम ऑलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑलिगोसेकेराइड्स। क्या डिस्कस करेंगे, ऑलिगोसेकेराइड्स। अब ऑलिगोसेकेराइड्स में मैंने आपको बताया 2 से 10 कार्बन तक प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? और ऑलिगोसेकेराइड्स में मान लो अगर 2 शुगर प्रेजेंट हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। 3 होंगे तो ट्राइसेकेराइड, 4 होंगे तो टेट्रासेकेराइड। क्लियर है? डाइसेकेराइड्स में मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो यूज होते हैं वो है सुक्रोज, सुना होगा, माल्टोज सुना होगा, लैक्टोज सुना होगा। मोस्टली ये 3 हम पढ़ते हैं, बट इसके अलावा एक और होता है जिसे ट्री हेलोज भी बोला जाता है। तो ट्री हेलोज भी प्रेजेंट है जो एक टाइप का डाइसेकेराइड है। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, अब इनमें याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सुक्रोज देन इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आपको सारी चीजें डिटेल में नोट्स में मिल जाएंगी, तो आपको सिर्फ समझना है यहाँ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा शुगर्स आपस में अटैच्ड होती हैं तो उनके बीच में एक टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होगा एंड इन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देयर इज अ बॉन्ड नोन एज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको ये बॉन्ड्स के टाइप्स जरूर याद रखने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? तो सुक्रोज में अल्फा 1,2 बॉन्ड, अल्फा 1,2 लिंकेज प्रेजेंट होती है। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज इज नोन एज माल्ट शुगर एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? डिफरेंट है ना दोनों में, इसीलिए याद रखना है, जो चीज अलग होती है वही चीज चमकती है। ठीक है? आपको भी बाकी सब कैंडिडेट्स जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे थोड़ी चीज अलग पढ़नी पड़ेगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप भी भीड़ में शामिल हो जाओगे। ठीक है?
तो लैक्टोज जो होती है, लैक्टोज को बोला जाता है मिल्क शुगर, और ये बनी होती है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। इन दो शुगर से डिफरेंस देखो कहाँ है, क्लियर है? यहाँ तो दोनों ही ग्लूकोज है, क्लियर है? ग्लूकोज तो बाकी सेम है तीनों में। तो जो चीज अलग है वो याद करो, जो सेम है वो खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो लैक्टोज इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ आया? ट्री हेलोज की बात करें तो ट्री हेलोज बनी होती है ग्लूकोज से, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी कौन सी लिंकेज होगी? अल्फा 1,4, ठीक है, क्योंकि 2 ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं। ये ट्री हेलोज है, ओ भी आएगा यहाँ बीच में, लिखा नहीं मैंने, ठीक है? ऐसी गलतियां कृपया माफ करें। चलो अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। हमने ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में कुछ पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। अभी हमने क्या डिस्कस किया? डाइसैकेराइड, यानी 2 शुगर्स। अब क्या होता है कि 3 या उससे ज्यादा शुगर्स होंगी ना, तो वो कभी भी फ्रीली नहीं प्रेजेंट होती हैं, दे आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम प्रोटीन्स। तो प्रोटीन प्रेजेंट होगा अगर 3 और मोर शुगर्स हैं ओलिगोसैकेराइड के अंदर, ठीक है? प्रोटीन ज्यादातर या फिर लिपिड ज्यादातर प्रेजेंट होते, कॉन्जुगेटेड होते हैं ये वाले प्रोटीन्स, तो इन्हें बोला जाता है ग्लाइको कॉन्जुगेट्स। ग्लाइको कॉन्जुगेट्स, क्योंकि यहाँ शुगर्स, ग्लाइको किस लिए बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं शुगर्स के लिए। तो ग्लाइको कॉन्जुगेट्स जो टर्म यूज हो रही है वो इसलिए क्योंकि ये किसके साथ कंजंक्शन में प्रेजेंट है? प्रोटीन या लिपिड्स के साथ, तो इन्हें ग्लाइको कॉन्जुगेट्स बोलते हैं। इफ दे आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स देन दे वुड बी नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। सुना होगा। अगर वो लिपिड्स के साथ अटैच्ड हैं तो उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स नाम से जाना जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो इतना क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं जिसे बोला जाता है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स देख लेते हैं क्या होते हैं। कलर चेंज करो, बोर हो गए इस कलर से। तो पॉलीसैकेराइड्स अब डिस्कस करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या बताया मैंने? 10 या 10 से ज्यादा शुगर्स होंगी, ठीक है? 10 और मोर देन 10 शुगर्स प्रेजेंट होती हैं पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। पॉलीसैकेराइड्स को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? ग्लाइकन्स बोलते हैं, ग्लाइकन्स, ठीक है? दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन शुगर। नॉन शुगर किस लिए? क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होती हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर नेवर स्वीट इन टेस्ट, क्लियर है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 होते हैं। एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है होमो पॉलीसैकेराइड्स एंड देयर इज अनदर वन दैट इज नोन एज हेटेरो पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? होमो और हेटेरो पॉलीसैकेराइड। होमो कैसे होंगे? सेम टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम होमो का लें तो स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज से बनी होती है। ग्लाइकोजन बहुत सारे ग्लूकोज से बना होता है, सिर्फ ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। तीसरा इज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज में भी बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे तो इनके अंदर क्या होता है? डिफरेंट शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन है, नैग और नैम बोला जाता है। क्या होते हैं ये अभी बताऊंगी। तो नैग और नैम पेप्टाइडोग्लाइकन में प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और टाइप का हेटेरोपॉलीसैकेराइड है जिसे बोला जाता है कॉन्ड्रोइटिन। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट भी होता है, हेपेरिन। ये सब हेटेरोपॉलीसैकेराइड है क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स की शुगर्स आपको मिलेंगी। क्लियर है? तो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स की और 2 टाइप्स होते हैं, वो उनकी क्लासिफिकेशन अलग से की जाती है। तो दीज पॉलीसैकेराइड्स कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल रोल और दी स्टोरेज रोल। तो पॉलीसैकेराइड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जैसे सेल्यूलोज, काइटिन। क्लियर है? पॉलीसैकेराइड्स कौन से दूसरे टाइप के होते हैं? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, जो स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं। देखो
इसमें सिंपल एग्जांपल, स्टोरेज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स क्या करते हैं, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। जैसे एग्जांपल इसका है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल वॉल में। इसके अलावा काइटिन कहाँ है, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में काइटिन प्रेजेंट होता है, तो वो एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा काइटिन फंगल सेल वॉल में भी पाया जाता है, तो स्ट्रक्चरल रोल है उसका। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में ग्लाइकोजन हो गया, जो कि हमारी मसल्स और लिवर में पाया जाता है एनिमल्स के केस में। अगर स्टार्च की बात करें तो स्टार्च भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल्स के अंदर। क्लियर है। अगर इस पेप्टाइडोग्लाइकिन की बात करोगे तो मैंने आपको बोला था नैग और नैम, ठीक है। तो हमने ये चीज आज डिस्कस करी कि कौन कौन से टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप की लिंकेजेस आपको मिलेंगी, कौन कौन से शुगर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर करके एक और चीज है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। वो वीडियो कल अपलोड होगी, ये वाली वीडियो आज अपलोड होने वाली है। तो आई होप कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताए वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। उसके बाद हम एक और वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में ही वो चीज ऐड ऑन कर दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म पे एज सच मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो मैं उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, टेंशन नॉट, एंड थैंक्स अ लॉट।